हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है किरा चौहान। दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ चल रहा है कि दृष्टि आईएएस की क्विक बुक हमारी चल रही है, जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एंड गवर्नेंस। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका भारतीय संविधान का निर्माण है, उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे। अगर आप लोग को कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड दोस्तों, पीडीएफ रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको ये दृष्टि की ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम जो पेज है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये है आपका सिलेबस। चलिए, सिलेबस एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप लोग को बुक परचेज़ करनी है तो आप इसका मतलब ये बुक मुझे लगता है बेस्ट है, दृष्टि की क्विक बुक किसी भी सब्जेक्ट के लिए। अगर आप लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें। इम्पॉर्टेंट बुक है, ठीक है। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कहीं और आपको कोई और बुक देखने की कोई ऐसी नीड है। इतना ही काफ़ी है। चलिए, यहाँ पे देखिए, अब हम जो है ना स्टार्ट करेंगे। हमारा जो चैप्टर अभी स्टार्ट होने जा रहा है वो भारतीय संविधान का निर्माण और उसकी जो प्रमुख विशेषता है उसकी बात करेंगे। तो देखिए, बैकग्राउंड की बात करते हैं, पृष्ठभूमि की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है भारत में संविधान सभा का गठन का जो विचार है सबसे पहले कब आता है, 1934 में आता है। वामपंथी जो नेता होते हैं, यानी कि इनका नाम है एम एन रॉय, इनके द्वारा, मतलब समझिए, इन्होंने कहा कि संविधान सभा के गठन की सबसे पहले बात हुई यहाँ पे 1934 में। किनके द्वारा हुई है? एम एन रॉय के द्वारा। इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब इन्होंने कहा कि 1934 में क्या होता है, स्वराज पार्टी, इंपॉर्टेंट, इनके द्वारा संविधान सभा के जो का गठन है ना, उसका प्रस्ताव लाया गया। मतलब ये बात भी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले किसने कही, एम एन रॉय, और उसके बाद स्वराज पार्टी ने इसके गठन का क्या लाया, ये प्रस्ताव लिया है। अब क्या होता है, उसी के अगले साल यानी कि 1935 में क्या होता है, जो कांग्रेस होती है ना, INC, ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होते हैं, उसके द्वारा क्या होता है कि संविधान सभा के निर्माण की मांग होती है। और उसके बाद क्या होता है, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही, ठीक है। तो मतलब इन्होंने कहा कि 1935 में जो कांग्रेस है उन्होंने इनके संविधान सभा के निर्माण की मांग करी। और उसके बाद क्या होता है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या, वयस्क मताधिकार की बात करी। अब इसी का नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से क्या कर दिया, मान लिया। और यही प्रस्ताव कब आता है, 1940 में आता है। इसको हम बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। मताधिकार वाली और संविधान सभा वाली, उसके बाद आता है, मतलब ब्रिटिश सरकार ने मान लिया। 1940 में क्या आता है, एक प्रस्ताव मतलब पारित होता है, ये आता है। इसको हम बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त में आता है अगस्त प्रस्ताव। अब इन्होंने यहाँ बोला ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या होता है, 1942 में आता है क्रिस मिशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो 1942 में क्रिस मिशन आया ना, वो संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया था। संविधान के निर्माण के लिए क्रिस मिशन 1942 में भारत भेजा गया था, जिसे मुस्लिम लीग ने क्या कर रहा था, अस्वीकार कर दिया था। अच्छा, ये जो क्रिस मिशन है, इसमें मतलब ये नेतृत्व कर रहे थे, इनका पूरा नाम है स्टैफर्ड क्रिस, राइट। अब मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया था, तो लीग द्वारा क्या है, 2 स्वायत्त राज्य की मांग के कारण, मतलब मुस्लिम लीग चाह रही थी कि भारत और पाकिस्तान 2 राज्य बने, तो उसमें ऐसा था नहीं, तो इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। अब देखिए, संविधान सभा का गठन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, क्रिस मिशन वाले क्रिस मिशन की वो असफलता के बाद क्या हुआ, मतलब देखिए, इसको किसी ने नहीं माना, ठीक है। तो जब क्रिस मिशन को किसी ने नहीं माना तो क्या होता है, 1946 में क्या आता है आपका, कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है। और इसमें 3 लोग होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। मतलब किस मिशन को किसी ने नहीं माना, ये आया था, किस मिशन 1942 में आया था, किसी ने माना नहीं थे। अब 1946 में आ जाता है कैबिनेट मिशन। इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक होते हैं लॉरेंस, एक होते हैं क्रिस्प और एक होते हैं अलेक्जेंडर। तीनों नाम याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और सर स्टैफर्ड क्रिस्प, वही वाले क्रिस्प, और यहाँ पे है AB अलेक्जेंडर। इन तीनों, ये 3 सदस्य हैं कैबिनेट मिशन में, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा क्या होता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया जाता है, और जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। मतलब ये कैबिनेट मिशन से आई संविधान सभा, ठीक है। अब देखिए, कैबिनेट मिशन के अनुसार, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार क्या हुआ, देखिए, इनने का, देखिए, एक तो बिल्कुल ब्रिटिश इंडिया था। ब्रिटिश इंडिया मतलब जिसमें ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, कुछ प्रांत, कुछ देसी रियासतें। अब देखिए,
देसी रियासतें थी और ब्रिटिश भारत था, ठीक है, 2 थे। अब देखिए इसने कहा प्रत्येक प्रांत देसी रियासतों राज्य के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी। मतलब जैसे अगर आप देखिए यूपी बहुत बड़ा स्टेट है तो इनके पास अपनी संख्या अलग है सीट्स की, अगर आप लोकसभा में बात करें, ठीक है, मान लेते हैं, या राज्यसभा में भी अगर बात करें, ठीक है। सिक्किम की बात करते हैं, बहुत छोटा स्टेट है, ठीक है, तो इसके पास उस हिसाब से सीट्स हैं 1-2 ऐसी होती हैं। छोटा स्टेट 1-2 सीट्स, बड़ा स्टेट है तो 80-80 तक चली जाती है, ठीक है, 2-4-5 ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो मतलब जैसी रियासतों का साइज़ है, जैसी वहाँ की जनसंख्या है, वैसे उनको सीटें मिल रही है। इसने कहा 10 लाख में क्या होता है ना, एक बंदा खड़ा, एक सीट मिलेगी। मतलब अगर जनसंख्या है आपकी 1 करोड़, तो देखिए सीट्स कितनी होंगी, 10, ठीक है, ऐसा कुछ 10 लाख पे 1 सीट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने कहा संविधान सभा की कुल जो है 389 सीट्स में से क्या होता है, ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को क्या होता है 296 सीटें और देसी रियासतों को 93 सीट्स मिल गई। मतलब इसने कहा कि जो संविधान सभा बनी ना, उसमें टोटल कितनी सीट्स थी, 389। अब इसने कहा ब्रिटिश भारत के अधीन जो है उनको मिल गए 296 सीट इसमें से, और जो देसी रियासतें हैं उनको मिल गई 93 सीट्स, ठीक है, 296 और 93 सीट्स मिल गई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसने कहा जो देसी रियासतों वाला हिसाब किताब है, जिसमें ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन चल रहा है, जिसमें यानी कि ये वाला 296 सीट्स में क्या होगा, अब इसमें क्या होगा 292, मतलब 292 सीट्स का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांतों से, मतलब 292 सीट्स पे 11 प्रांत से लोग होंगे, ठीक है, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन होंगे, ठीक है, अधीन थे। उन 11 प्रांतों से 292 सीट्स पे प्रतिनिधि आएंगे। बचे कितने अब यहाँ पे गाइस, तो 4। अब 4 कौन से आएंगे, जैसे दिल्ली, अजमेर मारवाड़ एक है, कुर्ग है और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 हैं, ठीक है। चीफ कमिश्नर के प्रांतों से हैं ये, ठीक है। 11 प्रांत वैसे जो किसके अधीन है, ब्रिटिश भारत के गवर्नर के, और ये 4 प्रांत ऐसे हैं जो किसके अधीन है, यहाँ है चीफ कमिश्नर के प्रांतों के अधीन चल रहा है, तो यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मतलब इसने देखिए क्या कहा, 390 सीट्स हैं, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत वाले और 93 देसी रियासत। अब 296 में भी 292 पे 11 प्रांत से लोग होंगे और 4 पे 4 प्रांतों से लोग होंगे। ये गवर्नर जनरल के अधीन, ये है आपका चीफ कमिश्नर के अधीन होंगे 4 प्रांत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या हुआ, प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय, यानी कि जितने भी प्रांत हैं 3 समुदाय में, यानी कि मुस्लिम, सिख और सामान्य। अब सामान्य में कौन आ रहा है, मुस्लिम और सिख को छोड़ दो, जो बाकी सब बच्चे वो सामान्य में आ गए। तो इनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। मतलब प्रत्येक, जैसे प्रांत है कोई संयुक्त प्रांत है सपोज, ठीक है, संयुक्त प्रांत की जो सीट्स हैं हमने कहा कि मान लेते हैं 20 है, तो इनने किस तरह से बांटा, इनने कहा कि भैया 5 सीट दे दो मुस्लिम्स को, इन्होंने कहा कि 3 सीट्स दे दो सिखों को, और जो बची हुई 12 सीट्स है ना, वो सामान्य में चले जाएँ, सामान्य में बाकी सब आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इन्हें बांट दिया, ठीक है। अब इसने कहा प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव देखिए जो चुनाव होना था ना अपने अपने प्रतिनिधियों का, वो किस तरह से, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से होना था, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से होना चाहिए। अब इसने कहा देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव देसी जो रियासतें हैं ना उनके प्रमुख द्वारा होना था। मतलब सपोज़ कोई एक रियासत है, इसका ये बंदा प्रमुख है, अब ये बंदा बताएगा कि हमारी रियासत से कौन जाएगा, ठीक है, संविधान सभा में, तो ऐसा होना था। अब देखिए संविधान सभा आंशिक रूप से तो चुनी हुई थी, ठीक है, जिसमें क्या प्रत्यक्ष वोट डाला गया, और आंशिक रूप से नामित थी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए संविधान सभा हेतु क्या है, ब्रिटिश भारत के प्रांत को क्या है आवंटित 290, ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे उनको 296 सीट्स दी हुई थी, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना 1946 जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। अब इसमें अगर 296 सीट में से जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना उसको कितनी सीट्स मिली है,
8। मतलब इसने का जो देसी ब्रिटिश भारत वाले जो प्रांत थे उनके पास थी 296 सीट्स थी। 1946 जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होता है। अब इसने कहा इन सीटों में से भी अगर हम बात करें ना तो 208 सीट्स कांग्रेस के पास थी और 73 सीट्स जो है मुस्लिम लीग्स के पास थी और बाकी 15 जो सीट थी वो अन्य समूहों के पास थी। इस तरह से, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई थी, फिर भी क्या है, प्रत्येक समुदाय जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। मतलब ये क्या है, हम डायरेक्ट वोट देके तो ये नहीं चुनी हुई है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी हुई है, ठीक है। मतलब प्रत्यक्ष रूप का मतलब कि आप और हम वोट दे के आ रहे हैं, नहीं। वयस्क मताधिकार नहीं है कि जनता चुन के भेज रही है, नहीं। मतलब सबको तो अधिकार नहीं था, ठीक है। जैसे आज जो है 18 प्लस वालों को अधिकार है, आप जाके वोट दे सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन इस जगह फिर भी सभी समुदायों से जो है लोग आ गए, ठीक है। महिलाएं भी थीं यहाँ पे, ठीक है, बड़ी बात हो गई। चलिए अब संविधान सभा की कार्यविधि की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है संविधान सभा की जो पहली बैठक है ना, इम्पॉर्टेंट। तो गाइस आपको पता होना कि पहली बैठक कब हुई थी, तो ये हुई थी 1946 9 दिसंबर। पूरी डेट आपको याद होनी चाहिए, 9 दिसंबर 1946 में हुई थी पहली बैठक। तो प्रथम अधिवेशन में सर्वमान्य रूप से, देखिए अब ये दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि जो पहली बैठक है उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। एक बात, 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। पहली बैठक कब हुई थी, अस्थायी सदस्य कौन था। मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का क्या कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि देखिए 9 तारीख को हुई पहली बैठक, फिर उसके बाद 11 तारीख आ गई, ठीक है। तो 11 तारीख को क्या होता है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी सदस्य चुन लिया गया। किसका, संविधान सभा का। जो ये पहले थे ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी सदस्य थे। लेकिन जो 11 तारीख को हुई ना 2-3 दिन बाद, वो उसमें देखिए स्थायी सदस्य कौन बन गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और इसमें लिखा है कि जो HC मुखर्जी है ना, उनको उपाध्यक्ष चुना गया। तो ये बातें भी याद रखें। स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष किसको चुना गया, HC मुखर्जी को चुना गया। अब इसने कहा सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, ठीक है। गाइस बहुत सारी बातें इसमें हो गई, बहुत सारे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं, प्रस्तावना बोले। अब इसने कहा, अब आ जाते हैं 13 तारीख। एक 9 तारीख देख ली, फिर हम आए 11 तारीख में, अब हम आ गए 13 तारीख में। तो 13 तारीख को क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, मतलब संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मतलब ये क्वेश्चन बन गया कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है कब प्रस्तुत किया जाएगा, एक बात कब किया गया, तो 13 दिसंबर को किया गया 1946 में। किसके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन बन जाता है। ये भारत में हुई राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में था, ठीक है। अब इसने कहा इसमें जो है ना संवैधानिक संरचना के ढांचे और मूल दर्शन की झलक मिलती है। क्या, संवैधानिक संरचना का ढांचा और मूल दर्शन की झलक मिलती है। और इसमें जो शामिल बातें हैं उसकी बात कर लेते हैं, क्या क्या है इसके अंदर। देखिए भारत, इसमें लिखा है, क्या लिखा है, उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा है कि भारत एक पूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा, ठीक है। मतलब पूरी तरह से संप्रभु होगा और गणराज्य, संपन्न गणराज्य होगा, ठीक है, जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा भारत, ठीक है। अब दूसरी बात, इसने कहा भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत में है, देसी रियासत में है, और दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र जो संप्रभुता संपन्न भारत में शामिल होना चाहते हैं। मतलब इसने कहा जो भारतीय संघ बनेगा ना, भारत जब आज़ाद हो जाएगा, तो उसमें वो सभी रियासतें आएंगी जो इस वक्त मतलब वो सभी, पहला लिखा है कि वो सभी प्रांत आएंगे जो अभी ब्रिटिश भारत के पास हैं। दूसरा, सभी रियासतें भी इसमें इन्वॉल्व होंगी और वो भी जो इसमें होना चाहती हैं। भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, पद, अवसर, कानून की समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता, ठीक है। मतलब इसने कहा न्याय, समानता, स्वतंत्रता होगी, लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। ये सब उद्देश्य, जैसे आज हम बोलते प्रिय, वो क्या बोलते हैं, अभी भारत की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, वो समझ लीजिए यही है। मतलब इसने कहा न्याय मिले,
भारत के नागरिकों को कौन कौन सा न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समानता मिले, कौन कौन सी, पद, अवसर, कानून की समानता, फिर विधि के समक्ष समानता, ठीक है। और फिर उसने कहा स्वतंत्रता मिले, कैसी, विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने की, इन सब की स्वतंत्रता मिले, और लोक नैतिकता की स्थापना, ये सारी चीज़ें होंगी उसमें। अब इसने कहा जो अल्पसंख्यक है, पिछड़ी जाति है, जनजातीय क्षेत्र, उनके लोगों की सुरक्षा की क्या है, व्यवस्था की जाएगी पूरी तरह से। फिर इसने कहा जो अवशिष्ट शक्ति है ना, इकाइयों के पास रहेंगी। इकाई मतलब इसने कहा अवशिष्ट शक्तियाँ जो है प्रांत है ना उनके पास रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं। अभी जो अवशिष्ट शक्तियाँ वो किसके पास है, इस केंद्र के पास है, संघ के पास है, ना कि इकाइयों यानी कि प्रांत के पास। देखा स्वतंत्र संप्रभु भारत की समस्त शक्तियों और कैसे प्राधिकारों का अंतिम स्रोत क्या है, भारत की जनता होगी, ठीक है। मतलब जनता जो है सर्वोच्च होगी। अच्छा, इस प्रस्ताव को जो है 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर दिया गया, और इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप और प्रस्तावना के निर्माण में मुख्य भूमि मतलब ये जो प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लिया गया। अब ये जो है ना संविधान बनेगा ना आगे, उसमें इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस प्रकार जो है उद्देश्य प्रस्ताव उन भावनाओं, इच्छाओं का सूचक था जिसकी उपलब्धि के लिए भारतवासी पिछले कई वर्षों से क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। मतलब जो भारतवासी चाहते थे वो इसका सूचक था, मतलब ये उद्देश्य प्रस्ताव उसी का सूचक था। अच्छा, यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, संविधान की प्रस्तावना का आधार बना, जो आज प्रस्तावना है, ठीक है, प्रियम्बल जो है, ठीक है, वो ये इसी से आया, ठीक है। तो इसी से क्या है, संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान हुआ। मतलब जो पूरा का पूरा संविधान है ना, अगर आपको एक छोटे से उसमें देखना है तो आप उसकी क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना को देख लें, वही चीज़ होगी जो संविधान में, पूरे संविधान में लिखी होगी। अब देखिएगा इस यहाँ लिखा है भारत अच्छा, एक चीज़ ऊपर हम छोड़ के आ गए, तो वैसे ये देखिए इसमें लिखा है संविधान सभा की इसने बात करी, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी हमने पढ़ा। अस्थायी अध्यक्ष जो 9 तारीख को हुई थी पहली बैठक, उसमें थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके उपाध्यक्ष है एच.सी. मुखर्जी, और संवैधानिक सलाहकार आपके थे, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो सर बी.एन. राव, सब इंपॉर्टेंट है, सब याद रखेगा, रट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा हुए परिवर्तन, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा, भारतीय स्वतंत्रता 1947 3 परिवर्तन हुए। पहला देखिए, अब इसमें पहला परिवर्तन क्या हुआ कि संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। मतलब संविधान सभा पे किसी का कंट्रोल नहीं था, वो जैसा चाहे वैसा संविधान बना सकती थी। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, जिसके 2 कार्य थे। पहला कार्य था संविधान निर्माण और दूसरा कार्य था देश के लिए विधि बनाना। मतलब इसने कहा कि जब भारत आज़ाद होता है ना 1947 में, तो कई 2 चीज़ें हो गई। मतलब जो संविधान सभा हमने बनाई है ना, वो क्या बन गई, हमारा विधायिका बन गई, ठीक है। जैसे आज संसद है ना, वही, ठीक है। तो वो विधायिका बन गई। अब ये विधायिका के 2 काम हो गए, एक तो वो कानून बना रही है, ये तो हमें पता ही है कि वो कानून बनाती है संसद, और वो क्या कर रही थी, संविधान का भी निर्माण कर रही थी। दोनों काम हो गए भारत के आज़ाद में, क्योंकि संविधान देखिए 1950 तक बना है, और भारत जो है 1947 तक वो हो गया, आज़ाद हो गया। तो भैया हमें एक संसद भी, तो जो आज संसद है उस टाइप का भी कुछ चाहिए था, क्योंकि हमें कानून बनाना है और संविधान को भी तो कंप्लीट करना है। तो संविधान सभा का ये दोनों काम हो गया था, ठीक है। और तीसरा परिवर्तन क्या हुआ, मुस्लिम लीग के सदस्यों के विभाजन के बाद क्या होता है कि अलग हो जाने से क्या, संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी हो गई, 299। मतलब इसने कहा कि मुस्लिम लीग ने तो इसे माना ही नहीं संविधान सभा को, तो उसने कहा जो 73 सदस्य थे ना मुस्लिम लीग के, वो हट गए, ठीक है, टोटल में से। तो इसने कहा कि अभी जो संविधान सभा में जो संख्या है ना, वो 299 हो गई। चलो ये 3 परिवर्तन देख लिए। अब देखिए यहाँ लिखा है संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य भी देख लेते हैं। देखिए संविधान सभा ने क्या करा था ना कि जुलाई, देखिए अगस्त में हम हुए थे आज़ाद, तो अगस्त से 1 महीने पहले की बात, मतलब जुलाई की बात कराए, तो 22 जुलाई को क्या हुआ था, 22 जुलाई को क्या हुआ था, आपका राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ठीक है। मतलब क्या अपनाया गया या स्थापित किया गया, तो राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया हमने 22 जुलाई को। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। मई 1949 में क्या होता है, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता क्या है, सत्यापित या ग्रहण की गई। राष्ट्रमंडल में कॉमनवेल्थ की बात है, तो कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता को मान लिया गया कब, मई 1949 में। अब इसने कहा कि 24 जनवरी 1950 में क्या होता है, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, मतलब माना गया कि क्या होगा। अब 24 जनवरी 1950 में ही राष्ट्रीय गीत की भी बात हुई। 24 जनवरी 1950 में राजेंद्र प्रसाद जो है आपके प्रथम राष्ट्रपति बन गए भारत के। तो गाइस इतनी सारी बातें हो गई, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो गाइस ये सारी बातें बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक साथ दे दिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए 2 साल, अब देखिए अब संविधान जो है ना, संविधान सभा ने क्या बनाया, संविधान।
संविधान बनने में कितना टाइम लगा? अप्रॉक्स 3 साल, लेकिन पूरा 3 साल भी नहीं, 2 साल 11 महीने 18 दिन, मतलब टोटल 12 दिन कम कर दो, नहीं तो पूरे के पूरे 3 साल ही हो जाते हैं। ठीक है, मतलब 2 साल 12 महीने होते हैं तो 11 महीने, 30 दिन होते हैं तो 18 दिन, मतलब बस और बस 12 दिन से रह गई, नहीं तो 3 साल हो जाते। तो इतने में क्या है, संविधान सभा में टोटल जो है कितनी बैठक हुई? 11। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। तो इसने कहा टोटल कितनी बैठक हुई? इतने सालों, इतने टाइम में टोटल 11 बैठक हुई। ठीक है, जिसमें संविधान निर्माताओं ने क्या है, 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया, यानी कि इन्होंने क्या करा, 60 देश के संविधान को पढ़ा और फिर अपना संविधान बनाया। और इसने कहा इसके प्रारूप पर क्या है, 114 दिनों तक विचार हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि 24 जनवरी को क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 में क्या होता है, संविधान सभा के सबसे लास्ट बैठक हुई। तो गाइस अब देखिए, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई। ठीक है, लास्ट बैठक अब इसने लिखी है 24 जनवरी 1950। ठीक है, ये हो गई, दोनों डेट याद रखिए। इसके बाद क्या होता है, सभा ने 26 जनवरी 1950 से क्या करा कि 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य करा। मतलब इसने कहा जो संविधान सभा थी वही संसद थी। अब देखिए, संविधान तो बन गया, ये बन गया, लास्ट बैठक हो गई 24 जनवरी 1950 में, लास्ट बैठक, संविधान को अपना लिया गया, ख़त्म कहानी। अब क्या होता है 26 जनवरी से क्या हुआ, क्या हुआ कि अब 24 जनवरी को हिसाब किताब खत्म। अब इसने कहा कि 1951 से 1590, देखो ये 1950 चल रहा है, 1950 चल रहा था। ठीक है, अब 1950 चल रहा था और यही संविधान सभा हमारी संसद भी थी, मान लेते। अब 1951-52 में हुए चुनाव, राइट। अब जब तक चुनाव नहीं हुए और नई सरकार बन के नहीं आई, तब तक जो संविधान सभा थी ना, वही सरकार, मतलब संसद थी। मतलब क्या थी, संसद थी, वही संसद थी। ठीक है, अब इसे कहा अप्रैल 1952 में क्या होता है, अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया, यानी कि जो संविधान सभा संसद बनी हुई थी वो खत्म। कब खत्म हुई? अप्रैल 1952 में खत्म हो गई। और पहली निर्वाचित संसद, यानी कि जिसे वोट दे के पहुँचे हैं लोग, निर्वाचित संसद संसद दोनों सदनों, यानी कि जो लोकसभा, राज्यसभा, उच्च सदन, निम्न सदन के साथ क्या है आपका, मई 1952 में अस्तित्व में आई। मतलब संविधान सभा जब बनी है तब से लेकर अप्रैल 1952 तक वो संसद का भी काम कर रही थी। अब जो इलेक्शन हुए, कब हुए थे, ये वाले इलेक्शन जब हुए 1952 में जो इलेक्शन हुए, उसके बाद जो है मई 1952 में जो है नई जो निर्वाचित संसद थी वो आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियाँ, देखिए बड़ी समिति, अध्यक्ष, बड़ी समिति, देखिए एक थी हमारे पास कौन सी समिति, संघ शक्ति समिति, उसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। फिर संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। फिर प्रारूप समिति, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो देखिए संघ शक्ति समिति याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान, देखिए संघ जहाँ लिखा हो ना, वो उसमें आप मोस्टली नाम देखेंगे किनका, जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, प्रारूप समिति भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, BR अम्बेडकर, राइट। अगर मूल अधिकार अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति, ठीक है, इसमें कौन थे आपके, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये सारी समितियाँ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप रट लीजिएगा। अगर मूल अधिकार पर उप समिति की बात करें तो इसमें थे आपके JB कृपलानी, और क्या है, अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो HC मुखर्जी थे। अब मैंने कहा प्रक्रिया नियम समिति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए राज्यों के लिए समिति, राज्यों के समझौता करने वाली, तो ये बड़ी चीज़ हो गई। तो ये हो गई जवाहरलाल नेहरू के पास। फिर संचालन समिति की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद। मतलब हमने कितने नाम पढ़ लिए, एक तो हमने देखिए प्रारूप समिति तो दुनिया जानती है, इनके पास है, अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। 2 हो गई संघ वाली, मैंने कहा जवाहरलाल नेहरू के पास है। अब प्रांत वाली आप कह दिए वल्लभ भाई पटेल। देखिए प्रांतों से तो इनका वैसे ही बहुत घनिष्ठ संबंध था, इन्हें बहुत सारे प्रांत थे, 500+ प्रांत थे, उनको एक साथ लाके पूरा भारत संघ बनाया। ठीक है, तो प्रांत से इनको जोड़ लीजिएगा। और जो ये है प्रारूप समिति, संविधान से संबंधित है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये BR अम्बेडकर के पास है, बाबा अम्बेडकर, इन्होंने ही वो करवाया था, सब ऐसा जानते हैं, संविधान बनाया। ठीक है, नहीं बहुत सारे लोग थे हालांकि। अब देखिए फिर आ जाते हैं वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार अल्पसंख्यक के लिए। अब देखिए उसी में मूल अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए उप समितियाँ हैं, तो ये 2 नाम थोड़े से अलग हो गए। अच्छा, उसके बाद है प्रक्रिया नियम समिति की बात करें तो फिर राजेंद्र प्रसाद आ जाते हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, राज्यों के लिए समिति, और फिर राजेंद्र प्रसाद का ही फिर नाम आता है संचालन समिति। प्रक्रिया नियम करना और क्या है, संचालन करना। ठीक है, दोनों है राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, छोटी समितियां भी देखिए, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित है आपका GB मालवंकर। ठीक है, अब है कार्य संचालन समिति है डॉक्टर KN मुंशी। फिर सदन समिति है पट्टाभी सीतारमैया। फिर है राष्ट्रध्वज संबंधी
तदर्थ समिति, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गए सब इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ नहीं सकते कुछ भी। अब देखिए यहाँ पे लिखा प्रारूप समिति, ये किसके अंडर में थी गई थी, ये इनके अंडर में बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित हुई। ठीक है, अब इसने कहा संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में यही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समिति आप मान लीजिए तो ये है, प्रारूप समिति है। गठन कब हुआ, ये हुआ 29 अगस्त 1947 में हुआ। ठीक है, इसमें 7 सदस्य थे। अच्छा, इसमें इसकी जो जिम्मेदारी थी क्या, संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना, कि संविधान सभा का प्रारूप कैसा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए संविधान सभा में क्या होता है, डॉक्टर अंबेडकर जो हैं उनका निर्वाचन बंगाल से हुआ। ठीक है, लेकिन विभाजन के कारण क्या होता है ना, वे क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, इसलिए जो डॉक्टर अंबेडकर हैं उनका पुनः निर्वाचन हुआ बम्बई से। ठीक है, मतलब इन्होंने कहा जब भारत और पाकिस्तान एक ही थे, तो जो बी आर अम्बेडकर कहाँ से निर्वाचित होते हैं, बंगाल से। लेकिन फिर जब भारत और पाकिस्तान अलग हो जाते हैं और जो बंगाल का कुछ पार्ट जो है ना पाकिस्तान में चला जाता है, यानी जो आज बांग्लादेश वाला पूर्वी पाकिस्तान था, तो अब इनका निर्वाचन कहाँ से था, अब निर्वाचन की जगह इनकी बदल गई तो बम्बई से होता है। अगर प्रारूप समिति के सदस्य की बात करते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 7 सदस्य हैं गाइस। ठीक है, तो 7 सदस्य में आप अध्यक्ष तो जानते ही हैं, तो अध्यक्ष तो आपके हैं बी आर अम्बेडकर, याद रखिएगा। फिर है गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, फिर कृष्ण स्वामी अय्यर, तो ये थोड़े थोड़े साउथ वाले नाम हैं, आप थोड़ा समझ सकते हैं। देखिए एन गोपाल स्वामी अयंगर और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो एक साथ नाम याद रखिएगा दोनों, और ये नाम आप जानते ही हैं। फिर है के एम मुंशी, ठीक है, फिर सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, फिर यहाँ पे लिखा है एन माधव राव। ठीक है, देखिए एन माधव राव से पहले क्या होता है ना, बी एल मित्र थे। ठीक है, तो जो मित्र थे उनकी जगह पे अब आते हैं एन माधव राव। क्यों, क्योंकि जो ये बी एल मित्र थे ना वो क्या देते हैं, स्वास्थ्य कारणों की वजह से त्यागपत्र दे देते हैं। तो गाइस आपको ये दोनों नाम पता हो जाए, एन माधव राव, उनसे पहले कौन थे, बी एल मित्र, वो त्यागपत्र दे देते हैं हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। अब यहाँ पे एक नाम है टी टी कृष्णमाचारी। ठीक है, अब देखिए इनसे पहले भी कोई था, इनसे पहले थे आपका डी पी खेतान। ठीक है, अब ये क्यों आए, क्योंकि डीपी खेतान उनकी मृत्यु हो गई, मतलब 2 बंदे। अब बी एल मित्रा इन्होंने त्यागपत्र दिया और डीपी खेतान इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर बी एल मित्रा की जगह है माधव राव, और जो ये है डीपी खेतान की जगह कृष्णामाचार्य आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने एक नोट लिखा, इसने कहा तृतीय वाचन के दौरान ही अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट, प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को जो है 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। फिर 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 12 भाग 8 अनुसूचियाँ थी। मतलब समझिएगा इस यहाँ पे जब संविधान आया ना तो यहाँ पे डेट भी लिखिए कब इसको अपनाया गया। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 29 नवंबर 1949। अब उस समय क्या होती है, संविधान में प्रस्तावना होती है, आज है, और अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स कितने थे उस वक्त 395, याद रखिएगा। भाग कितने थे यानी पार्ट्स कितने थे 22, और अनुसूचियाँ थी 8। अब प्रस्तावना को पूर्ण संविधान लागू होने के पश्चात लागू किया गया। पूर्ण संविधान जब लागू होता है तब प्रस्तावना को लागू किया गया, यानी कि 26 जनवरी 1950। देखिए पूरा संविधान लागू होने में कितना टाइम कब हुआ, 26 जनवरी 1950। देखिए यहाँ लिखा है 26 नवंबर 1949, यानी इससे 1-2 महीने पहले की बात बता रहा है ये। ठीक है, तो इस वक्त क्या होता है, हम संविधान मतलब को अपनाए गए संविधान, मतलब ऐसे संविधान को अपना लिए, काम खत्म हो गया ऑलमोस्ट सारा। ठीक है, और 26 जनवरी इसमें हमने लागू कर दिया था। ठीक है, तो गाइस ये 2 डेट में ना कंफ्यूज मत होइएगा। अभी तक भारत के संविधान के पिता आधुनिक मनु की संज्ञा किसको दी गई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ क्या रहे थे, कहानी बदल गई गाइस। तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे आगे, संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियाँ हम लोगों ने पढ़ ली। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ देखा, भारतीय संविधान का निर्माण, उनकी प्रमुख विशेषताएं, प्रारूप समिति हमने देखी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या ले, इसमें लिखा संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए, संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थी। अब सारे नाम आप याद कर लें, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, नहीं हो पाएंगे। कुछ नाम देख लेते हैं, जैसे एक लिखा है इसमें अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है,
दक्षयानी वेलायुधन, ओके। बेगम अज़्ज़ा रसूल, अच्छा। दुर्गाबाई देशमुख, ओके। हंसा मेहता, ये नाम तो आपने बहुत सुना होगा। कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। एक हंसा मेहता याद रखिए, राजकुमारी अमृत कौर भी आज, रेणुका रॉय, फिर है सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, फिर है एनी मस्करीनी। तो इतने नाम तो आपको ऐसे याद हो सकते हैं। बाकी नाम आप एक बार थोड़ा सा बार बार पढ़ें, तो याद करने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में रखिए बस। मतलब थोड़ा बहुत, जैसे हमें कमला चौधरी आप 10 बार पढ़ लेंगे ना, ऐसे ही बोल लेंगे, तो आपको ना कमला चौधरी नाम याद भी नहीं रहेगा ना। जब क्वेश्चन में जब आंसर मतलब वो आते हैं ना टिक लगाने को, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, हाँ ये नाम तो मैंने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। रेणुका रॉय जैसे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा यार पढ़ा था तो ठीक है, नहीं पढ़ा था तो एक इमेज सी बन जाती है 10 बार पढ़ने से, बस ये होता है। अब देखिए संविधान सभा के वाचन की बात करते हैं। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन 14 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं देखिए, सबसे अब विशेषताएं सुनिए। अब देखिए भारत का संविधान जो है सबसे लंबा संविधान है, एक बात, ठीक है। विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया है, मतलब बहुत सारे देशों के संविधान से लिया गया है, ठीक है। उसकी जो बातें उन्हें ठीक लगी वैसे वैसे ले लिया, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि क्या है आपका नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, मतलब ये बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल, मतलब फ्लैक्सिबिलिटी भी है इसमें, इनफ्लैक्सिबिलिटी भी आपको मिल जाएगी भारतीय संविधान में। एकल नागरिकता है, ठीक है। और क्या है भैया हमारे संविधान में, हमारे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी को वोट देने का अधिकार है। स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका है। तो इसी तरह का बहुत सारे, चलिए आइए पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले इसने लिखा है कि जो सबसे लंबा संविधान है, ठीक है, लिखित संविधान, ठीक है, समझिए लिखित संविधान है। भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, याद रखिएगा। मूल संविधान में इसने कहा कि मूल संविधान यानी कि जब संविधान बनता है ना उस समय की बात, आज तक तो बहुत सारे उसमें परिवर्तन हो गए, लेकिन जब बना था उसके तब हमारे पास कितने आर्टिकल थे, 395, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ यानी कि स्केड्यूल थे, ठीक है। इसके बाद संविधान के मूल पाठ को जो है 22 भागों में विभाजित कर दिया गया, और इसमें अब तक जो है 4 अतिरिक्त भाग यानी कि 4 का, तो इसने कहा कि पहले तो 22 भाग थे, ठीक है, लेकिन अभी जो है ना इसमें 4 और ऐड कर दिए इसने कहा। तो मतलब अतिरिक्त में देखिए, एक तो जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 था, ठीक है, वैसे ही फिर एक और ऐड किया 4 का। इसमें क्या किया, मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य को ऐड किया गया। अच्छा, ये मूल कर्तव्य ऐड कब हुए, तो वो जब हमारा देखिए संविधान में संशोधन होता है, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ तब जो है 4 का को ऐड किया गया, उसमें मूल कर्तव्य थे, और ये कब होता है 1976 में। अच्छा, दूसरा जो इसमें भाग आया वो है 14 का, ठीक है, इसमें अधिकरण की बात है, ठीक है। ये भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब होता है 1976 में आया। फिर इसमें एक और आया 9, एक आया 4 का, एक आया 14 का, एक हो गया 9 का। तो इसमें नगर पालिका की बात हुई, ये 74वां संविधान संशोधन होता है, ये 1992 में होता है, ठीक है। फिर वैसे ही आया 9 खा, ये सहकारी समिति की बात हुई, 97वां संविधान संशोधन हुआ, ये कब हुआ आपका 2011 में हुआ, ठीक है। ये सब जोड़ दिए गए। जबकि भाग 7 की अगर हम बात करें ना, इसमें क्या है, भाग देखिए कौन कौन से जोड़े, एक 4 का, 14 का, 9 का और 9 खा, ठीक है, ये सब हो गए। अब इसने कहा जबकि भाग 7 पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, मतलब भाग 7 के एकमात्र अनुच्छेद 238 को 7th संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। भैया बस यहाँ पे एक की बात हो गई निरस्त करने की। अब देखो कुल भागों की संख्या हो गई 25, यानी पहले 22 थे, 4 और ऐड करें तो हो गए 26, एक हटा दिया तो इसने कहा हो गए 25, तो अभी कितने हैं 25, ठीक है। तो तथापि इसे 22 भागों में ही विभाजित माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये तो सब पार्ट्स आ गए ना गाइस। जैसे 4 था तो 4 का आया, 14 तो ऑलरेडी था तो 14 का आया, 9 तो था ही, फिर 9 का 9 खा आ गए, ठीक है, ऐसे करके। तो इसने कहा कि वैसे तो विभाजित 22 भागों में ही माना जाता है। अगर वर्तमान में जो भारतीय संविधान है उसमें 22 भाग और क्या है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो गाइस
अनुच्छेद में मैं अभी श्योर नहीं हूँ, ये अब एक बार आप लोग खुद से देख लीजिएगा कि 395 है, इनफैक्ट इससे ज़्यादा ही है। अब ने कहा इसके व्यापक और विस्तृत होने की प्रमुख वजह भारत की भौगोलिक, ऐतिहासिक, कुछ विशेष राज्यों हेतु अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है। मतलब इसने कहा इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति को देखा गया, इसमें बहुत बड़ी ऐतिहासिक, कुछ विशेष राज्यों के लिए कुछ अलग से प्रावधान किए गए, और ये सारी चीज़ें कहाँ लिख दी गई? संविधान में, जिसकी वजह से संविधान हो गया बड़ा। अच्छा, दूसरा इसने लिखा कि विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया। मतलब इसने कहा कि भारत में ना जो संविधान बना है उसमें हर चीज़ कहीं ना कहीं से ले ली गई है। हर चीज़ नहीं तो कुछ चीज़ें तो ली गई। संविधान के ढांचे के निर्माण को स्रोतों की दृष्टि से दो भागों में जो है वर्गीकृत कर दिया। एक तो इसने कहा आंतरिक स्रोत है, एक है बाह्य स्रोत जो बाहर से लिए गए। इसने कहा संविधान का अधिकांश हिस्सा ना कहाँ से लिया? आंतरिक स्रोत में देखिए संविधान का मैक्सिमम हिस्सा कहाँ से लिया? एक हमने अधिनियम पढ़ा था, भारत शासन अधिनियम 1935, वहाँ से लिया गया है। अब इसने कहा जैसे न्यायपालिका है, अध्यादेश है, कैग है, CAG, लोक सेवा आयोग है, आपात उपबंध जो आपातकाल वाले, प्रशासनिक विवरण है, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से लिए? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा चीज़ें ली हैं, तो कुछ लिख दी हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन इससे ज़्यादा लिए। ऐसे का संविधान निर्माण में अनेक देशों से उपादान भी ग्रहण किए गए हैं। अब इसने कहा कि भैया हमने दूसरे देशों के संविधान से क्या क्या लिया है? तो देखो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है? तो हमने क्या लिया है, देखिए ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, संसद वाला हिसाब किताब, लोकसभा राज्यसभा, ये ब्रिटेन में था तो ले लिया हमने। संसदीय विशेषाधिकार, संसद सदस्यों को जो विशेषाधिकार है वो हमने वहाँ से लिया। फिर विधि का शासन, देखिए जो संसद से रिलेटेड है ना, ये आपने ब्रिटेन से लिया है। जैसे संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषता, विधि कहाँ बनती है? संसद में बनती है, तो विधि का शासन ऐसा मान लिया। फिर संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, राष्ट्रपति भी संसद में मान लो, ठीक है। अब इसमें विधायी प्रक्रिया, विधायी मतलब विधायी कानून से रिलेटेड हो गया। एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से लिए। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया। मंत्रिमंडल, ये भी संसद का ही हिस्सा है, तो ये भी हमने वहीं से। फिर है परमाधिकार लेख, ठीक है, कुछ तो अलग है लेकिन मोस्टली चीज़ें आप संसद से रिलेट करके देखेंगे तो ब्रिटेन का याद हो जाएगा। अब देखो USA से क्या लिया, देखिए USA से आपने ले लिया मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, न्यायिक पुनरावलोकन ले लिया आपने, संविधान की सर्वोच्चता ले ली, ठीक है। इसमें निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप न्यायालय को ले आइए, तो देखिए संविधान की न्यायालय नहीं, देखिए अब इसमें थोड़ा सा रटना पड़ेगा। तो मूल अधिकार आपने USA से ले लिया, न्यायिक पुनरावलोकन ले लिया आपने, संविधान की सर्वोच्चता है वहाँ पे, फिर है आपका निर्वाचित राष्ट्रपति, महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, आपने ये सब कहाँ से लिए? USA से ले लिए। कनाडा से देखते हैं क्या लिया हमने। तो कनाडा में ना सशक्त केंद्र है, केंद्र इंपॉर्टेंट है मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो ये देखा एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप, ये हमने लिया है कनाडा से, क्योंकि हम भी ऐसे हैं, केंद्र हमारा फिर भी सशक्त है, तो ये हमने कनाडा से लिया। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, अभी भी देखो केंद्र को स्ट्रॉन्ग दिखाया है इसने, सशक्त केंद्र ऑलरेडी दिखाया था, तो केंद्र को क्या? अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। शक्ति विभाजन, मतलब संघ और राज्य की भी शक्तियों का विभाजन, कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा, क्या करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी केंद्र ही करता है, तो आप ये केंद्र को लेके चल लो। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी न्यायिक निर्णय, ठीक है। अब आ जाते हैं आयरलैंड से हमने क्या लिया है, तो आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक था, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात एक हो गई आयरलैंड की, ये याद रखना है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, देखो इंपॉर्टेंट सब इंपॉर्टेंट है जो लिखा है, ठीक है। एक तो नीति निदेशक तत्व आ गए, तो इम्पॉर्टेंट है ही। और राष्ट्रपति क्या करता है ना, राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है, कौन से क्षेत्र से? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इससे जो है कुछ जो उसमें जिन्हें ख्याति प्राप्त होती है ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करता है। दो बात हो गई। फिर राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, 3 बातें हमने कहाँ से ले ली? आयरलैंड से ले ली। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से हमने लिखा संविधान संशोधन जो करते हैं ना, उसकी जो प्रक्रिया है वो आपने दक्षिण अफ्रीका से लिए। दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हो, वो भी आपने दक्षिण अफ्रीका से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया। फ्रांस से आपने क्या लिया? फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इसका सिद्धांत ले लिया। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये भी आपने फ्रांस से ले ली। ऑस्ट्रेलिया से आपने क्या लिया? तो इम्पॉर्टेंट है गाइस, समवर्ती सूची का प्रावधान जो है, समवर्ती सूची जिस पे कानून राज्य भी बना सकते हैं, केंद्र भी। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, 2 चीज़ें, यानी संयुक्त वाला है दोनों हिसाब किताब।
समवर्ती सूची जिसमें केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और दूसरा इसने ले लिया संयुक्त बैठक, ठीक है। और उसके बाद है जर्मनी से क्या लिया हमने, वाइमर संविधान है इनका। तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को क्या कर देना, निलंबित कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। ये हमने जर्मनी से ले लिया। जापान से हमने क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ले ली जापान से। सोवियत संघ से हमने, पूर्व सोवियत संघ से क्या, मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, मतलब न्याय सारे आपने पूर्व सोवियत संघ से ले लिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें लिखा नोट, इसमें लिखा भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया। तो गाइस अब ये हो गई वीडियो थोड़ी सी बड़ी। अब हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस अभी तक के लिए धन्यवाद। अगर आप घटना चक्र की जो है वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, पीडीएफ रिलेटेड कोई भी हाल चाहिए व्हाट्सएप करिए आप लोग। एंड गाइस आप लोग मेरा टेलीग्राम लिंक भी है ना ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ कुछ अपडेट आपको मिल जाएगी पेपर से रिलेटेड, या कोई भी चीज़ जो अभी आजकल में स्टेट पीसीएस से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आप लोग को चाहिए तो आप मेरा जो है टेलीग्राम चैनल है ना उसको ज्वाइन कर सकते हैं।